हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मनी। तो मनी में बेसिकली सबसे पहले जानना जरूरी है मनी किसको कहते हैं। जो भी चीज जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब अगर हम लोग किसी को भी वो चीज दे तो बदले में वो मेरे को कुछ दे देगा, इसको कहते हैं हम लोग मनी। इसलिए मनी का डेफिनेशन है मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर हमको कोई चीज किसी से चाहिए तो हम लोग उसको बदले में जो दे रहे हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है मतलब वो मनी है। मेजर ऑफ वैल्यू, measure of value, store of value and as means of standard of deferred payment। ये चारों कीवर्ड है जो इसके डेफिनेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको फंक्शन में पढ़ेंगे। दूसरा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या है। मनी का ऐसे दो फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो आता है और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी दो चीज आता है। पहला है इसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी चीज किसी को देते हैं। सोचो हम किसी शॉप में गए और वहां पे कैडबरी खरीदे, तो बदले में हम उसको जो भी दे रहे हैं अगर वो ले लेता है इट मीन्स वो मनी है। सेकेंड चीज है इसका मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू को हम लोग यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज, जैसे सोचो कि अगर 1 kg का प्राइस है 10 रुपया, अगर 1 kg का प्राइस है 10 रुपीज, तो ये दोनों में ही यूनिट है जो मेजरेबल है। मतलब अगर हम 10 kg ले ले तो 10 × 10 मेरा 100 रुपीज में आ जाएगा। तो ये रुपया मनी है, इसलिए ये करना पॉसिबल है। ये हम कंपेयर करवाएंगे बार्टर सिस्टम से कि बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी नहीं था, वहां पे यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। वहां पे क्या होता था वो बताते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में हम लोग का क्या होता है, वहां पे हम लोग गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते हैं या फिर सर्विस से एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर मेरे को मिल्क चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए, तो वो मेरे से मिल्क, तो हम उससे मिल्क ले लेंगे और वो मेरे से वीट ले लेगा। पर प्रैक्टिकली सोचो कितना मिल्क हम उसको दे रहे हैं और वो मेरे को कितना वीट दे रहा है, इसका हिसाब करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम उससे कितना मिल्क ले रहे हैं और उसका कितना दाम है, और वो मेरे को कितना वीट दे रहा है और उसका कितना दाम है, ये मेरे को क्लियर नहीं है। क्योंकि उस जमाने में रुपीज नहीं था, मनी नहीं था, करेंसी नहीं था। तो इस केस में हम लोग यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं देख पाते हैं कि कितने मिल्क के बदले हमको कितना वीट लेना है एग्जैक्टली वो मेरे को नहीं पता है। इसको कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है हम फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं। जैसे सोचो आज हम बैंक से जाके लोन लिए 100 रुपया, वो मेरे को, और हम बोले कि हमको 2 इयर्स के लिए लोन दीजिए, तो वो बोलेगा 10% इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद उसको 100 + 10% देंगे, मतलब 110 रुपया, और उसके बाद फिर 100 रुपया + 10% देंगे, 110 रुपया। तो ये इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया जिससे बैंक का नुकसान नहीं हुआ। पर पहले ये इंटरेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते, रुपीज तो था ही नहीं, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जैसे सोचो हम अभी मिल्क खरीदे और उसके पास वीट नहीं है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे को मिल्क दे दो, हम आपको वीट बाद में दे देंगे। ऐसे नहीं होता था, या ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात सोचो, अभी हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ही कब होता था ना, जब मेरे को वीट चाहिए और उसको मिल्क चाहिए। मतलब ऐसा सोचो कि मेरे को मिल्क चाहिए, तुम्हारे पास मिल्क है, हम बोले मेरे को मिल्क दे दो, मेरे को मिल्क चाहिए, तो तुमको वीट चाहिए, तो तुम पूछोगे आपके पास वीट है,
हम बोलेंगे मेरे पास वीट नहीं है तो तुम मेरे को मिल्क दोगे भी नहीं। तो एक ऐसा कोइंसिडेंस होना होगा कि मेरे पास वीट है और तुमको वीट ही चाहिए, और तुम्हारे पास मिल्क है, मेरे को मिल्क ही चाहिए। मतलब जो चाहिए एक दूसरे को वो एक दूसरे के पास होना चाहिए। ये नहीं कि इनके पास मिल्क है पर दूसरे के पास वीट नहीं है, तब वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी हम लोग स्टोर कर सकते थे कि आज जरूरत नहीं है, 1 साल बाद पैसे का जरूरत पड़ेगा तो 1 साल बाद निकाल लेंगे। यहाँ पे वो क्यों नहीं देता था उधार में? आज सोचो, मेरे को मिल्क का जरूरत नहीं है पर तुमको वीट का जरूरत है, तो हम तो तुमको वीट दे देंगे, और मेरे को मिल्क का जरूरत नहीं है फिर भी तुम फोर्सफुली मेरे को मिल्क दे रहे हो, तो हम क्या इसको 1 साल तक स्टोर करके रखेंगे कि 1 साल बाद मेरे को मिल्क का जरूरत पड़ा तो, या किसी और चीज का जरूरत पड़ा तो मिल्क देकर ले लेंगे? मिल्क तो खराब हो जाएगा। तो मिल्क को हम स्टोर करके नहीं रख सकते कि बाद में कभी एक्सचेंज के लिए जरूरत पड़ा तो मिल्क ले लेंगे। तो ये 4 फंक्शन था मनी का। इसके बाद है बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब अगर सोचो मेरे को मिल्क का जरूरत है और तुमको वीट का जरूरत है, तुम्हारे पास मिल्क है, तुमने मुझे मिल्क दे दिया, पर मेरे पास वीट नहीं है तुमको देने के लिए, तो तुम मेरे को मिल्क भी नहीं दोगे, क्योंकि जब तुम मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो तो हम भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेंगे। हम किसी ऐसे को जाके मिल्क देंगे जिसके पास वीट होगा और वो मेरे को वीट भी देगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बहुत दिक्कत हो जाता था। दूसरा था मेजर ऑफ वैल्यू। डेफिनेटली इस चीज का, अभी 1 kg आलू है वो 10 रुपए का मिल जाता है, तो 10 kg 100 रुपए का मिल जाएगा। हम लोग ये हिसाब इजिली कर लिए। मिल्क और वीट में कैसे हिसाब करेंगे, नहीं कर पाते थे। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन उसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बाद में देने का कोई सिस्टम नहीं है, अभी के अभी एक्सचेंज करो। तो बार्टर सिस्टम जो मनी का 4 फंक्शन है, मनी का 4 एडवांटेज है, वही बार्टर सिस्टम का 4 ड्रॉबैक्स है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना रुपया हम लोगों के कंट्री में अभी है, मतलब हम सबके हाथ में। हाथ में मतलब सिर्फ यहाँ पे मनी का मतलब ये नहीं होता है कैश। मनी का मतलब बहुत कुछ होता है जो अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे। पर मनी सप्लाई का मतलब मन के अंदर यही समझ के रखो कि हम सबके हाथ में जितना रुपया है इंडिया में, उसको कहते हैं इंडिया का मनी सप्लाई। मतलब हम लोग का एक्सेस में है। सोचो एफडी भी किया हुआ है किसी का, तो भी वो उसके हाथ में ही है। ये नहीं कि मेरे हाथ में सिर्फ रॉ कैश है तो ही हम बोलेंगे मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास एफडी भी किया हुआ है तो भी वो मेरा मनी ही है, क्योंकि हम जब चाहे उस एफडी को तोड़ के उसको ला सकते हैं पैसे को। तो मनी सप्लाई होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। पूरा पैसा जो पब्लिक के पास है एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है पर्टिकुलर पीरियड, इसमें बहुत मार्क्स स्टूडेंट्स का कट जाता है, 0 दे देगा चेक करने वाला। कहीं लिखा रहता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और कहीं पे लिखा रहता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम होता है पूरे साल का और पॉइंट ऑफ टाइम होता है पर्टिकुलर डे का, टाइम का, एकदम एग्जैक्टली अभी का। तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक ये एक दिन का हो सकता है, एक कोई पर्टिकुलर टाइम का हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया उसने कि 4:45 PM पे बताओ। जैसे हमको जानना है कि इस मॉल में कितना पर्सन घुस रहा है, अगर हम बोलेंगे मेरे को पॉइंट ऑफ टाइम में बताओ तो हम गेट पे खड़े हो जाएंगे और कंटिन्यूअसली बताएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब आज पूरे दिन में कितना लोग घुसा। तो ये पीरियड ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर पीरियड का बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम का बात कर रहे हैं। तो
मनी सप्लाई जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, याद रहे। अब यहाँ पे मनी कितने तरीके का होता है? मनी टोटल 5 तरीके का होता है, M0, M1, M2, M3, M4। पर जब डिटरमिनेंट्स लिखने के लिए आता है या टाइप्स ऑफ मनी लिखने आता है तो हम लोग सिर्फ ये 4 को ही लिखते हैं, M0 को नहीं लिखा जाता, इसी को सिर्फ डिटरमिनेंट्स के अंदर लिया जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ 4 चीज को लिया जाता है, M0 को नहीं। M0 का मतलब क्या है बाद में पढ़ेंगे। तो ये है डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी, मतलब टाइप्स ऑफ मनी, कितने टाइप का मनी होता है। M1 होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब जो हमारे हाथ में कैश है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, प्लस जैसे अगर लिखे तो कैसे होगा, M1 का मतलब होता है हमारे हाथ में जो कैश है वो, FD है वो जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तीसरा है अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक, और जो भी हो मेरा और भी कोई अगर डिपॉजिट है तो अदर डिपॉजिट, ठीक है। M1 को हम लोग नैरो मनी भी कहते हैं। इतना हो गया। दूसरा बात है M2। M2 का मतलब भी वही होता है कैश प्लस FD प्लस अदर डिपॉजिट, मतलब पूरा M1, मतलब कह सकते हैं पूरा M1 प्लस अगर कोई सेविंग हम लोगों का पोस्ट ऑफिस के साथ है तो वो भी, ये सिर्फ विथ RBI, सिर्फ RBI के पास अगर हम लोग का कोई सेविंग्स है, पर अगर सेविंग हम लोग का पोस्ट ऑफिस का सेविंग भी है तो वो भी हो जाएगा हम लोग का। तो M2 में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस। उसके बाद हम लोग का M3 में हम लोग क्या लेंगे, वही सेम चीज, कैश प्लस FD प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, इतना तो हम लोग लेंगे ही। M1 इसमें प्लस आ जाता है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो इसमें M3 में कभी नहीं लिखेंगे कि ये M2 रहता है, M2 का मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस का सेविंग, पर M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस का सेविंग नहीं होता, इसलिए M3 में भी लिखेंगे M1 प्लस इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है टाइम डिपॉजिट। M4 का अगर बात करें तो इसमें है M3, मतलब सेम बात, कैश प्लस FD प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI प्लस टाइम डिपॉजिट, ये वाला भी। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे पोस्ट ऑफिस का सेविंग, मतलब ये वाला सेविंग पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली M4 में सब कुछ आ जाता है, पर NSC नहीं आता है, एक्सक्लूड कर दो NSC। NSC मतलब नेशनल स्कीम ऑफ सर्टिफिकेट। अब पूरा चारों डिटरमिनेंट्स पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं M0 में। डेफिनेटली अभी तक जो भी पढ़े वो 90% लोग क्लास 12 में मनी चैप्टर में पढ़ चुका होता है। अभी तक हम जो भी पढ़े वो अभी भी जो पढ़ेंगे वो क्लास 12 का ही है, बट हम लोग का कवरेज पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैक स्टोरी जानना होगा। M0 का मतलब होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी होता है जो पैसा बैंक अपने पास जमा करके रखता है, बैंक के अंदर जो पैसा रहता है हम लोग उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसलिए बोला जाता है इट रेफर्स टू करेंसी विद द पब्लिक, दैट इज नोट्स एंड कॉइन्स एंड कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक। हम लोग के पास रहता है मतलब रॉ कैश नहीं, हम लोग के पास जो रहता है से मतलब है हम लोग का जो पैसा पेपर नोट्स हो या कॉइन हो, पर वो बैंक के पास हम लोग रखे रहते हैं रिजर्व के तौर पे, मतलब बैंक रखा रहता है रिजर्व की तरह। अब रिजर्व की तरह रखा रहता है मतलब ये डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना याद रखना है, रिजर्व ऑफ बैंक, बैंक के पास जो पैसा बैंक अपना रिजर्व करके रखता है हम लोग का पैसा,
बैंक अपने पास जो रिजर्व बना के रखा रहता है उसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। अब ये कौन सा पैसा को वो रिजर्व बना के कैसे रखता है, हम लोग के पैसे को रिजर्व बना के, ये बता रहे हैं। इसके लिए पूरा थ्योरी है, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है मनी क्रिएशन, जिसको बहुत कुछ कहते हैं मनी क्रिएशन, इसको मनी क्रिएशन भी कहते हैं और क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि हम लोग कंट्री में जो बैंक है वो मनी क्रिएट कैसे करता है, मतलब अपना बैंक में पैसा को बढ़ाता कैसे है। मतलब आज डेफिनेटली बैंक हम लोग को लोन देता है या हम लोग को बैंक पैसा सेव करने देता है, तो इसमें बैंक का कोई फायदा तो होता होगा। अब अगर वो लोन दे देता है 6% में और सेविंग बैंक अकाउंट में हम लोग को 5% इंटरेस्ट देता है, तो 1% के लिए तो वो ये काम करता नहीं होगा कि हम लोग को दे लोन दिया तो ले रहा है 6%, और हम लोग वहां पे सेविंग बैंक अकाउंट खोले हैं तो हम लोग को दे देगा 5%। तो 1% के प्रॉफिट के लिए तो बैंक ये बिजनेस करता नहीं होगा, जरूर और भी स्टोरीज होंगे। तो इसके लिए हम जो एग्जाम्पल लिखाए हैं कि देयर इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000। एक कुछ सोचो, बैंक में एकदम न्यू बैंक खुला है, बैंक के पास 1 रुपया भी नहीं है। बैंक के पास हम गए और बैंक के पास जाके पहली बार इनिशियल डिपॉजिट किए 1000 रुपीज का। पहली बार बैंक में इतना रुपया हम लोग डाले, और बैंक का जो LRR है, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, वो 10% है। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो होता है बैंक जितना भी रुपया दिन भर में, एक दिन में टोटल डिपॉजिट अर्न करता है, उसका कुछ परसेंटेज वो अपने पास साइड करके रख लेता है कि वो नेक्स्ट डे जब लोन देगा तो उस पैसे से देगा। क्यों कुछ पैसे को ही अलग रखता है, सारे पैसे को नहीं रख लेता है? क्योंकि अगर सारे पैसे को रख लेगा, 1000 हम उसको दिए और वो 1000 ही अपना रिजर्व में डाल देगा, और नेक्स्ट डे हम पहुंचे वहां पे 400 निकालने एटीएम से, तो एटीएम से रुपया निकलेगा कैसे? वो तो एटीएम में पैसा डाला ही नहीं मेरे लिए, वो तो सारा पैसा को अपना रिजर्व में डाल दिया। तो वैसे नहीं होता है, उसको कुछ रुपया ही अपना अंदर रखना है, कुछ रुपया हम लोग के लिए छोड़ देना है कि हम लोग का सेव्ड मनी है, जब चाहे तब निकालने जाएंगे। तो सोचो वो 20% अपना रखा है, कि वो 20, तो क्या किया, 1000 में से 20% मतलब 200 रुपया वो अपना रिजर्व में डाल लिया, और बचा जो 800 रुपया वो पब्लिक के लिए छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे पब्लिक अगर कोई लोन लेने आया तो 800 रुपया तक वो लोन दे देगा। ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक्स, ये सारा ट्रांजेक्शन बैंक से ही होगा। The borrower withdraw his 800 for making payments। अब हम, आज क्या हुआ था, हम बैंक के पास गए थे, 1000 रुपीज डिपॉजिट करके आ गए। बैंक क्या किया, उससे 200 अपने पास अंदर रख लिया और 800 बोला कल कोई आएगा लोन मांगने तो उसको देंगे। अब नेक्स्ट डे अश्मिता गई बैंक और बैंक से बोली मेरे को 800 रुपया लोन चाहिए, बैंक उसको दे देगा। ठीक है, बैंक जब उसको देगा तो विच आर डन थ्रू बैंक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब डिपॉजिट अकाउंट। लोन हम लोग को लेने के लिए, तुम लोग को एक बार पता होगा, लोन का पैसा हाथ में नहीं मिलता, लोन का पैसा उसी बैंक में अश्मिता का एक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो खोलना पड़ेगा, तभी उसको लोन मिलेगा। ये पैसा 800 रुपीज बैंक अश्मिता को हाथ में नहीं देगा, बैंक उसका ये 800 उसके अकाउंट में डाल देगा, सेविंग बैंक अकाउंट में, उसी बैंक में जो उसका खुद का अकाउंट है उसमें 800 डाल देगा, फिर अश्मिता उससे पैसा निकाल सकती है। तो बैंक क्या किया, ये 800 अश्मिता के अकाउंट में डाल दिया। द बैंक रिसीव्स 800 एज डिपॉजिट, तो बैंक को फिर से 800 रुपया मिल गया। जैसे ही वो सेविंग बैंक अकाउंट में अश्मिता के डाला, बैंक के पास फिर से 800 रुपया चला गया।
जैसे ही उस दिन बैंक के पास 800 रुपया गया, बैंक उस 800 से 20% फिर से रिजर्व में रख लिया और 800 में से 160 मतलब 640 रुपीज फिर से बोला नेक्स्ट डे लेंड करेगा। ठीक है, अब अगेन द बोरोवर यूज दिस फॉर पेमेंट। अब तुम लोग बोलोगे वो तो ये 800 तो ले लिया था मैम, हम लोग उसके सेविंग बैंक अकाउंट में डाले थे, मतलब बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दिया था अश्मिता के, अश्मिता को तो 800 का जरूरत था, तो वो तो 800 निकाल ली होगी, वो 800 निकाली, पर हम एक बात बोले, सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होना चाहिए, ये अजम्पशन है। कैश में यहाँ पे नहीं होता कि वो एटीएम से निकाल के किसी को कैश दे दी। ये पूरे चैप्टर में जो भी थ्योरी है वो बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर है। मतलब वो क्या कि अश्मिता को जिसको भी पेमेंट करना था वो अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसा दे दी, तो घूम फिर के पैसा तो बैंक में ही रह गया, इसलिए ये 800 बैंक के पास ही रह गया है। अब नेक्स्ट डे उससे फिर बैंक वही किया, 160 रिजर्व कर लिया, 640 नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से रख दिया लेंड करने के लिए, ऐसा होता रहेगा। इस तरह रिजर्व बैंक का बढ़ता गया, पहले रिजर्व था उसके पास 200, फिर 160, बैंक का रिजर्व बढ़ता गया। यहाँ पे सारा कमर्शियल बैंक को हम लोग एक बैंक डिसाइड कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक का एक ब्रांच है और दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई, तो इस बैंक से अगर उस बैंक में पैसा जा रहा है तो हम लोग स्टोरी यही बोलेंगे कि कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा है, तो यहाँ बात कमर्शियल बैंक का कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी होता है जो पैसा हम लोग, इट सर्व्स एज मनी एज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर देने पे हम लोग को मिलता है। फिएट वर्ड का मतलब ही ऑर्डर। करेंसी नोट्स एंड कॉइन इज कॉल्ड फिएट मनी। जो भी पैसा गवर्नमेंट लॉन्च करता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट हम लोग को देता है, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर पे जो पैसा चलता है, जैसे 2000 का नोट अभी फिएट मनी है, पर अब 1000 का नोट फिएट मनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है वो मनी को मनी बोलने के लिए, तो 1000 का नोट को हम लोग मनी नहीं बोल सकते, तो वो फिएट मनी नहीं है। फिएट मनी है जो मनी रेगुलेशन में है, जो चलता है, उसको हम लोग फिएट मनी कहते हैं। डिपॉजिट मनी तो सबको ही पता है, जो पैसा हम लोग बैंक में सेव करके रखे हैं दैट इज डिपॉजिट मनी, मतलब इट इज द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन सेविंग और करेंट और डिपॉजिट अकाउंट। जिस पैसे को भी हम लोग बैंक में डाल देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, वो डिपॉजिट मनी बन जाता है। टोकन मनी क्या होता है? नोट्स और कॉइन फॉर विच द वैल्यू रिटेन ऑन देम इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द मटेरियल। जैसे तुम लोग को एक बात बताते हैं, बहुत पहले बीच में कॉपर का कॉइन निकलना शुरू हुआ था। जैसे तुम लोग को एक बताते हैं, टेन का कॉइन जो अभी निकला है, इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मटेरियल जो टेन का कॉइन बनाने में जो मटेरियल लग रहा था, वो ही लग रहा था, सोचो, 11 रुपया का। तो वैल्यू है कॉइन का 10 रुपया, और उसका मटेरियल मतलब कॉइन में जो हम लोग सामान डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल, वो है 11 रुपया का। तो जो उसमें वैल्यू रिटेन है उससे मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा है, पर टोकन मनी कहते हैं वैल्यू रिटेन ऑन देम इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मटेरियल। मतलब अगर इसमें हम लोग का 7 रुपया है और कॉइन पे 10 लिखा है, तो ये है टोकन मनी। टोकन मनी बोलते हैं जब हम लोग का मटेरियल का कॉस्ट कम है और उसके ऊपर जो वैल्यू रिटेन है वो ज्यादा है। मतलब कॉइन बनाने में हमेशा कम दाम पड़ना चाहिए कॉइन का जो रियल वैल्यू है उससे। मतलब कॉइन 10 रुपया वाला है तो मटेरियल 10 रुपया से कम लगना चाहिए, इसको कहते हैं टोकन मनी। तो दो डिफरेंस पूछ रहा है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। जैसा कि रिम्पा पूछी कि मैम सारे डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है, हम बोले सभी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पैसा निकाल सकते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, पर अगर लिखने के लिए आए तब तो लिखना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ विड्रॉवल, टाइम डिपॉजिट के लिए इट कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड।
इसमें क्या होता है टाइम डिपॉजिट में, इट कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड में ही निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऑन डिमांड, जब मर्जी हम तब पैसा निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मेरा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम हर वक्त हमको जब मन, अभी हम 1000 डाले, शाम में 1000 निकाल लिए, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यूज ऑफ चेक, इसमें चेक का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब पैसा निकालने देता ही नहीं है तो चेक देकर क्या करेगा। पर इसमें हम लोग के पास चेक होता है, क्योंकि जब पैसा निकालने का मन है हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में डिफरेंस होता है। करेंट अकाउंट पहला बार बिजनेसमैन लोग का खुलता है, सेविंग अकाउंट नॉर्मल इंडिविजुअल का भी खुलता है, हम तुम भी खोल सकते हैं। पर करेंट अकाउंट के लिए प्रूफ देना होगा कि मेरा कोई बिजनेस है, ट्रेड लाइसेंस ये सब मांगता है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस है, सेविंग बैंक अकाउंट में हम लोग इसलिए पैसा डालते हैं कि हम लोग चाहते हैं हम लोग का अंदर सेविंग हैबिट जनरेट हो और हम लोग का कुछ पैसा सेव हो। पर करेंट अकाउंट में लोग इसलिए पैसा नहीं डालते हैं क्योंकि सेव हो, उसमें लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा डालता है। जैसे मेरे को मेरा दूर दूर तक सोचो, कोलकाता में ही सिटी में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो हम अपना आदमी से माल भिजवा दिए, अब हम नहीं चाहते तुम पैसा उसके हाथ में दो, तो तुम तो पैसा फिर मेरे बैंक अकाउंट में डाल दोगी। वो पैसा जो तुमने मुझे डाला मैं किसी और बिजनेसमैन को पे कर रही हूँ, वहां मेरे को सेविंग नहीं करना है, मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन इजीली हो सके, इसलिए हम करेंट अकाउंट खोले हैं। वहां मेरा पैसा सेव करने का कोई मोटो ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। पर सेविंग अकाउंट में हम पैसा निकालते हैं, पर जब जरूरत पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि डाल रहे हैं बार बार पैसा निकाल लेंगे। तो करेंट अकाउंट में, बिजनेसमैन का अकाउंट में डेली के बेसिस पे पैसा आता है और हम निकालते हैं, विथड्रॉ डिपॉजिट बहुत फास्ट होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में हम लोग ज्यादातर पैसा डालते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो निकालते हैं, इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता है, देता है तो 5% 6%, पर करेंट अकाउंट में वो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है, क्योंकि कैसे देगा, कल एक दिन भी तो हम अच्छे से पैसे को नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं पेमेंट कर देते हैं। इसलिए करेंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जब डिमांड करते हैं तब पैसा निकल जाता है। इनफैक्ट और एक डिफरेंस है, सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है। मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में जैसे हम लोग को बोलता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो 10,000 का, सोचो एक्सिस बैंक है, मिनिमम बैलेंस है 10,000, तुम निकाल ली उससे मतलब 20,000 था अकाउंट में, तुम 12,000 निकाल ली, तुम्हारे अकाउंट में कितना बचा 8,000, वो तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस लेगा। तुम जैसे ही दूसरी बार ये तुमको बैंक से मैसेज आने लगेगा, मेल आने लगेगा। पर करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलता है, मतलब अगर मेरा मिनिमम के नीचे बैलेंस चला जाता है तो बैंक उसके लिए मेरे से कोई चार्ज, वो तो साल में वन टाइम चार्जेस लेता है वो ठीक है, पर एक्सिस बैंक का अगर एक बार भी बैंक ओवरड्राफ्ट की, मतलब मिनिमम बैलेंस को तोड़ी, तो फ्लैट 850 चार्जेस ले लेता है, जितनी बार हम मिनिमम बैलेंस के नीचे जाएंगे। पर और या फिर और एक चीज है, अगर मेरा बैंक बैलेंस जीरो भी है तो सेविंग अकाउंट में हम और पैसा नहीं निकाल पाएंगे, पर करंट अकाउंट से हम तब भी पैसा निकाल लेंगे अगर मेरे पास जीरो बैलेंस है। कैसे, वो बैंक के साथ बात करके रखना पड़ता है कि मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, आप दे देना आप लोग। तो जब चेक आएगा, जैसे हम पेमेंट किए तुमको, मेरे अकाउंट में कितना है, सिर्फ 12,000 है, हम चेक काट के दे दिए 10,000 का, बैंक ये चेक पास कर देगा। पर अगर सेविंग बैंक अकाउंट में ऐसा करेंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि बैंक बोलेगा आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 ही है खर्च करने के लिए, वो तो 10,000 मिनिमम बैलेंस है, निकालने जाओगे एटीएम से तो निकल जाएगा, पर अगर चेक से पेमेंट किए या कुछ डीडी बनवाने गए तो बैंक पे करने नहीं देगा, बोलेगा आपके पास सिर्फ 2,000 है और मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, डीडी नहीं बनाएगा। पर बिजनेसमैन का ये सब चीज में रोकता नहीं है। इसके बाद डिफरेंस है फिएट मनी और कमोडिटी मनी का डिफरेंस। फिएट मनी हम लोगों का क्या होता है अभी समझा दिए, जो भी पैसा गवर्नमेंट बोलता है कि एक्सेप्टेबल है, मतलब सब लो एक दूसरे से, उसको हम लोग कहते हैं फिएट मनी। जो पैसा गवर्नमेंट बोल देता है कि पैसा है, ये यही यही पैसा है, उसको हम लोग मानने लग जाते हैं पैसा। पर कमोडिटी मनी होता है ऑब्जेक्ट दैट हैव वैल्यू इन
एंड ऑल्सो यूज्ड एज मनी, जिसका वैल्यू है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब भी पैसा ही है। जैसे अगर हम लोग को किसी को सोचो, हम लोग किसी से घर खरीदे और वो हम लोग को बोला कि इस घर का दाम है 50 लाख, हम लोग उसको अपना गोल्ड बॉन्ड दे दिए, चलेगा? तो बेसिकली जो भी चीज का वैल्यू है, मतलब अगर किसी को हम लोग अपना सामान उससे लेना चाहते हैं और उसको अपना बहुत सारा सिल्वर पे कर दिए तो वो भी फिर भी वो मेरे को दे देगा। तो कॉमोडिटी मतलब क्या? मोबाइल दे देंगे उठा के, बोलेंगे मोबाइल रख लो मेरा? नहीं, जिस चीज का मार्केट में वैल्यू है, मतलब जिस पे ट्रेडिंग होता है, जिसका प्रॉपर वैल्यू निकला हुआ रहता है। मोबाइल का वैल्यू तो मेरा मोबाइल है तो हम अपने हिसाब से लगाएंगे, तुमको लेना है तो तुम अपने हिसाब से लगा लोगे। कहीं मार्केट में क्या स्पेसिफाइड रेट डिसाइडेड है? नहीं। पर गोल्ड का स्पेसिफाइड रेट डिसाइडेड है, सिल्वर का, कॉपर का, सबका अपना मार्केट रेट है। पता होता है 1 ग्राम इतने का है, अगर तुम मेरे को 10 ग्राम दे रहे हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये तो पेपर नोट और करेंसी कॉइन ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही यूज करने बोला है डेली में। क्वांटिटी डिटर्मिनेशन, इस ये कितना मार्केट में रहना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दो पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से ये डिसाइड होता है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, मतलब कितना पैसा होना चाहिए, और मनी प्रिंट करना है कि नहीं करना है। पर इसके लिए मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है कि कितना गोल्ड मार्केट में होना चाहिए, कितना सिल्वर मार्केट में होना चाहिए। इसके बाद है व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। The measures of money supply in India are classified into 4 categories: M1, M2, M4, M3, M4, along with M0. This classification was introduced in April 1977 by Reserve Bank of India. ऐसा कौन बोला है कि इतने टाइप का मनी है? RBI बोला है और 1977 में बोला है। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में और रिटेन आए तो डेफिनेटली M0 से लेके M4 तक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम सारा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक बार हम नोट्स दे दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो M0, M1, M2, M3, M4 सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिर्फ M0 नहीं। तुम लोग रफली वहां पे लिख लो कि सब कुछ एक्सप्लेन करना है, M1 से लेके M4 तक। तो हम इसमें सिर्फ M0 लिखे क्योंकि पहले कहीं लिखे नहीं थे। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस और बेस मनी। इसका ये सारा नाम है, नाम सारा याद रखना क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा। M0 का मतलब क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब हम सबके हाथ में जो पैसा है वो। बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, बैंक अपना अकाउंट कहाँ खोलता है? RBI के पास। तो बैंक जो अपना पैसा जमा करता है RBI के पास, वो पैसा भी, प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, मतलब जो पैसा सर्कुलेशन में है वो, प्लस बैंक का सारा सेविंग्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे का जो थ्योरीज है वो मनी मल्टीप्लायर के ऊपर ही बेस करता है, इसलिए मनी मल्टीप्लायर अच्छे से समझना होगा। कुछ चीज याद रखना है, M0 और मनी सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक जनरेट्स विथ ईच रूपी ऑफ मनी, इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू द रिजर्व्स इन बैंकिंग। इसको सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एग्जाम्पल देखो, टोटल डिपॉजिट इन बैंकिंग सिस्टम इज ₹100। सोचो बैंक में आज टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है? 100 रुपया, एंड रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट इज 10%। LRR कितना है मेरा? 10%। ये मेरा एक इनिशियल डिपॉजिट है, जो भी हम ऊपर भी समझाए थे, इनिशियल डिपॉजिट है 100 रुपया। हम रिजर्व में कितना रख लेते हैं? 10 रुपया। द बैंक कैन लेंड 90% ऑफ डिपॉजिट, दैट इज 90 रुपीज। तो बैंक रिजर्व में कितना रख लेगा? 10 रुपया, और नेक्स्ट डे लेंड कितना करेगा? 90 रुपीज।
this 90 rupees that bank will lend to its customer will ultimately be deposited in another bank. ये जो 90 रुपीज बैंक मेरे को लेंड किया है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो किसी बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे। ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं, ये अजम्पशन नहीं रख सकते तुम लोग माइंड में कि हम इस 90 रुपीज को बैंक से निकाल लिए और जाके किसी को हाथ में कैश दे दी। ये अजम्पशन ही नहीं है मनी चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन तो माइंड में लाना ही मत। सिंपल बात है, हम ये 90 रुपीज निकाले हैं तो किसी और का बैंक में जाके जमा करेंगे। विच कैन फर्दर लेंड 90% ऑफ 90। फिर वो बैंक क्या करेगा, उसका डिपॉजिट इतना रहेगा, वो उससे रिजर्व बना लेगा यहाँ पे 9 रुपया और नेक्स्ट डे लेंड करेगा 81 रुपीज और ये साइकिल कंटिन्यू होता जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर, एक ही मनी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए 1/10% किए तो कितना आएगा, मतलब 1 by रिजर्व रेशियो। ये मेरा कितना आएगा कैलकुलेट करके बोलो। 10 रुपया हुआ ना। हाँ जी। हाँ, तो मेरा मल्टीप्लाई मतलब एक ही मनी हम कितनी बार ऐसा करते जाएंगे, 10 बार। ये तुम लोग करके भी देख लो। 100 रुपए से हम 10% रखे और 90 रुपया लेंड किए, एक बार किए ऐसा, दूसरी बार फिर किए ऐसा, ये 3 बार 4 बार, टोटल 10 बार ऐसा हो पाएगा। टोटल ऐसा 10 बार हो पाएगा। तो कितनी बार एक ही मनी घूम रहा है बैंक के पास, 10 बार, 10 टाइम्स। दिस इज मनी मल्टीप्लाई। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। ये पैसा जो मार्केट में आता है, हम बोले हम सबके पास पैसे हैं, ये पैसा मार्केट में आता कहाँ से है। पहला तो सबको पता है, गवर्नमेंट जो विच इश्यूज 1 रुपी नोट, गवर्नमेंट 1 रुपया का नोट निकालता है, अब नहीं है बट निकालता जब था 1 रुपया का नोट तो वो गवर्नमेंट निकालता था। बाकी सारा पेपर करेंसी आरबीआई निकालता है और जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है, वो कमर्शियल बैंक कर देता है। मतलब ये जो इंडियन इकोनॉमी में पैसा है हम सबके पास, वो आया कहाँ से, गवर्नमेंट ने दिया 1 रुपया का वाला नोट, आरबीआई ने दिया है हमें सारा पेपर करेंसी, याद रहे कॉइन नहीं बनाता आरबीआई, तो पेपर करेंसी। और तीसरा कमर्शियल बैंक भी तो मनी क्रिएशन करता है, लेंड करता है हम लोग को। मनी क्रिएशन करता है मतलब लेंडिंग कर रहा है तो ये भी मार्केट में पैसा छोड़ रहा है लेंडिंग के थ्रू। तो मार्केट में पैसा कौन छोड़ रहा है, ये 3 लोग। इसके बाद है स्टेट हाउ द वॉल्यूम ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। मतलब डिस्कस थ्रू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हाउ वॉल्यूम ऑफ मनी आर इंटर रिलेटेड। ये तुम्हारे सिलेबस में है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये लास्ट है, इसके बाद का कोई थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब मनी का वॉल्यूम, जैसे हम आज ही हम बता रहे थे कि मनी ही एक्चुअली इन्फ्लेशन लाता है, मनी सप्लाई की वजह से ही इन्फ्लेशन आता है। कैसे, क्वेश्चन है मैम मनी सप्लाई कैसे महंगाई ले आएगा। वो ऐसे कि सोचो तुम लोग के घर के नीचे एक ब्रेड का शॉप है, ब्रेड का शॉप है और उसमें वो एक पैकेट ब्रेड बेचता है 10 रुपए में, और उसको कितना लोग खरीद पाता है डेली, 10 पीपल, 10 पीपल उसको खरीद पाता है। तो ऐसा ही चल रहा था। अब क्या हुआ, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने ज्यादा पेपर नोट छाप दिया है। हम लोग भी ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि गरीबी हटाने का एक ही तरीका है, गवर्नमेंट को बहुत सारा नोट प्रिंट कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे हो वैसा ही कर रहे हैं, बहुत सारा नोट छाप दिया। छाप कर अब मार्केट में पैसा देगा कैसे, तो गवर्नमेंट क्या किया, एक सोचा कि हम मेट्रो बना लेते हैं। मेट्रो का काम बहुत दिन से बंद पड़ा है, मेट्रो का काम स्टार्ट कर देते हैं, वर्कर लग जाएगा उसमें, सुपरवाइजर, इंजीनियर, सीए, बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मार्केट में इन लोग को फिर हम पैसा देंगे, तो वही नोट छापा हुआ पैसा इन लोग को दे देंगे, मार्केट में पैसा चला जाएगा।
बोला हाँ प्लान सही है। तो गवर्नमेंट क्या किया, कुछ पेपर नोट प्रिंट करवा दिए, आरबीआई। अब क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। मनी सप्लाई इंक्रीज होते ही अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उस शॉप में 20 लोग चले गए पैसा लेके। पहले 10 लोग ही गए थे क्योंकि बाकी लोगों के पास पैसे ही नहीं थे ब्रेड खरीदने के लिए। बाद में जब इतना पैसा हो गया तो 20 लोग पहुंच गए। अब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं है, तो शॉपकीपर के पास आज भी कितना पैकेट है, 10 पैकेट ही है। अब 20 लोग को तो वो 10 पैकेट दे नहीं सकता, वो क्या करेगा। अब ये मत बोलना जो पहले आया उसको वो पहले देगा, अजम्पशन है सब कोई साथ में पहुंचा, उसको डिसाइड करना है कि वो किसको देगा। तो 20 लोग वहां पहुंच गए, अब वो 10 पैकेट किसको देगा, वो बोलेगा अब एक एक पैकेट 50 रुपया का है, जो 50 रुपया पे करेगा वो ब्रेड खरीद लो। फिर इसमें से 10 लोग चले जाएंगे और 10 लोग इसके पास चले जाएंगे और ब्रेड का पैकेट खरीद लेंगे। खरीदा तो आज भी 10 लोग ही, पर प्राइस कितना हो गया, 50 रुपया। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया था। तो मनी सप्लाई के बढ़ते ही इन्फ्लेशन आ गया, तो इसलिए मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन इज, वॉल्यूम ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ मनी है, मतलब मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई इज वॉल्यूम ऑफ मनी। और बोल रहा है मनी, मनी सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमाइन हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मनी कैसे प्राइस डिसाइड करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मनी कैसे प्राइस डिसाइड करता है। तो हम जो भी बात ब्रेड लेकर बोले वो अच्छे से लिख के दिखाना होगा, और यही बोला गया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में भी। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या फिर मनी सप्लाई और प्राइस लेवल कैसे कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू आइविंग फिशर, quantity theory of money is, if the money in circulation increase, the price level also rises। अभी हम समझाएं कि अगर हम लोग मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो प्राइस लेवल भी राइज हो जाएगा। यही समझाएं हम अभी अपने एग्जाम्पल से। The percentage of rise in price level is just equal to percentage of increase in money in circulation। मतलब अगर ये 10% से बढ़ा तो प्राइस भी 10% से ही बढ़ेगा, परसेंटेज एकदम सेम रहता है। द प्राइस लेवल हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ मनी इन सर्कुलेशन। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कीवर्ड याद रखो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, परसेंट दोनों का सेम रहता है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप। याद रहे रिटन एग्जाम में क्या क्या बात हम कवर किए उससे मिलेगा, बाकी जो लिखना है लिखो, ये सारे पॉइंट्स कवर्ड रहने चाहिए। मनी इन सर्कुलेशन मीन्स, अब ये जो बार बार बोल रहे हैं मनी इन सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ करेंसी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। जो लोग भी पैसा इशू करता है, नोट करे, करेंसी पेपर नोट करे, 1 रुपया का नोट करे, कॉइन करे, जो भी पैसा इशू करता है हम लोग उसको मॉनेटरी अथॉरिटी बोल देते हैं। वो जो भी पैसा मार्केट में छोड़ता है उसको हम लोग मनी इन सर्कुलेशन कहते हैं, मतलब मनी सप्लाई। द वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली टू प्राइस लेवल, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सर्कुलेशन। अब एक चीज याद रहे, मनी सप्लाई एंड मनी वैल्यू दोनों अलग चीज है। देखो, अगर प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा तो मनी का वैल्यू गिरता जाएगा। जैसे कि पापा लोग के टाइम पे 100 रुपए का बहुत वैल्यू था, पर जब आज महंगाई बढ़ गया है तो क्या 100 रुपए का कोई वैल्यू है, नहीं। तो व्हेन मनी वैल्यू डिक्रीजेस, ऐसे नहीं, व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ता है तो मनी का वैल्यू गिरता है। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो याद रहे, मनी सप्लाई इज नॉट इक्वल टू मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब उसका कीमत,
सिंबॉलिकली अगर बात करें तो मनी सप्लाई को मनी M लिखा जाता है. When M increases, P also increases, but value of money decreases. मतलब अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, पर अगर प्राइस बढ़ा तो मनी का वैल्यू गिर जाएगा. और यही बात हम उल्टा लिखे हैं, तो अब ये क्लियर रहना चाहिए. Fisher has used an equation of transaction, the equation. वो क्या किया है, इसी बात को एक इक्वेशन से समझाया है. MV इक्वल टू PT. M का मतलब है मनी इन सर्कुलेशन, मतलब मनी सप्लाई. V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी. वेलोसिटी का मतलब कितनी बार एक पैसा घूमता है. जैसे कि अगर हम तुम लोग सोचो मेरे को 500 रुपीज फीस दिए, तो ये एक बार ट्रांजैक्शन हुआ. इंडिया में कितना रुपया काउंट हुआ, 500. हम इस पैसे से जाके एक नेल पॉलिश लिए, तो हम ये शॉपकीपर को पे किए. दूसरी बार 500 रुपया जनरेट हुआ. शॉपकीपर इससे वो पैसा अपना एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो ये पैसा उसके एम्प्लॉय के पास गया. तीसरी बार 500 रुपया जनरेट हुआ. उसके बाद ये एम्प्लॉय जाके खाने का कोई राशन का सामान खरीद लिया, तो राशन का सामान खरीदा, तो फोर्थ टाइम ये 500 रुपया हुआ. तो वेलोसिटी क्या है, 500 इंटू 4, मतलब 2000 रुपया हम लोग का इंडिया में है. वेलोसिटी कितना है, 2000. 500 का वेलोसिटी आया 2000, मतलब समझ जाएंगे 4 बार ये पैसा रोटेट हुआ है. तो ये है वेलोसिटी. मतलब अगर गवर्नमेंट 500 रुपया एक बार छापता है और वो 4 बार वो पैसा ट्रांजैक्ट हो जाता है, तो वो इंडिया में 2000 रुपया क्रिएट कर देता है. P है प्राइस लेवल, T है ट्रांजैक्शन. अब द मल्टीपल ऑफ M एंड V गिव्स टोटल सप्लाई ऑफ मनी. जो हम बोले गवर्नमेंट ने इशू किया है सिर्फ 500, पर वो 4 बार रोटेट हुआ है, तो मनी सप्लाई कितना बन जाएगा, 2000. तो ये है मेरा सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन. मतलब कितना रुपया उसने, मतलब गवर्नमेंट ने मार्केट में छोड़ा था 500, वेलोसिटी कितना है 4, वो 4 बार घुमा, तो मनी सप्लाई कितना क्रिएट हो गया, 2000. तो जब हम लोग M और V को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आता है मनी सप्लाई. एंड द मल्टीपल ऑफ P एंड T गिव्स टोटल डिमांड फॉर मनी. मतलब अगर जो वो टॉफी है, जो मतलब जो कैडबरी है, उसका प्राइस है 500 रुपया, मतलब प्राइस कितना है 500, और हम उससे कितना पीस कैडबरी खरीदे, 4 कैडबरी, मतलब ट्रांजैक्शन कितना किए, 4. तो 2000 मेरे को 2000 रुपया चाहिए, तो मेरा पैसे का डिमांड कितना रहेगा, 2000 रुपया. तो हम कितना रुपया चाहेंगे, 2000 रुपया चाहेंगे. अगर मेरे को 500 रुपया वाला कैडबरी खरीदना है और 4 पीस खरीदना है, मतलब कितना ट्रांजैक्शन करना है, 4 ट्रांजैक्शन, तो मेरे को कितना रुपया हम चाहेंगे, 2000. तो डिमांड कितना है पैसे मेरा, 2000 रुपए. तो वही बोल रहा है, सिंपल बात, मनी है, मतलब सर्कुलेशन में 500, प्राइस है 10 रुपया, तो वैल्यू कितना है अभी 0.1. अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, पर मनी का वैल्यू गिर जाएगा. फिर मनी अगर बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगा. इन द अबव टेबल व्हेन मनी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीज्ड, जब मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 500 to 1000, price level also increases from 10 to 20, but value of money decreases from 0.1 to 0.05. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो हम लोग वही पांचों लिखना पड़ेगा. हाई पावर्ड मनी, पर कैसे लिखेंगे, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पूछेगा, अगर टाइप्स पूछता है तो वो 5 टाइप है, M0 1 2 3 4, पर
अगर डिटरमिनेंट्स पूछता है तो हम लोग आंसर देंगे मनी सब हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। दो ही डिटरमिनेंट्स है मनी सप्लाई का, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। हाई पावर्ड मनी क्या है? रिजर्व मनी। इट इज डिनोटेड एज M0 by RBI. It is the base money of base of money supply. ये मनी सप्लाई होगा। Hence, it is also called base money. It comprises of cash deposit with the public, जो हम अभी समझाएं कि हाई पावर्ड मनी मतलब जो पैसा पब्लिक के पास है, और कैश रिजर्व ऑफ बैंक, जितना पैसा बैंक रिजर्व की तरह जमा रखा है अपने पास भी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी, जो भी रुपया वो रिजर्व करके रखा है, इसलिए इसको रिजर्व मनी कहते हैं। और इतना रिजर्व में ये हमेशा रखेगा ही, इसलिए इसको बेस मनी कहते हैं। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखे हैं, ऑल कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। ये सब कुछ कौन बोल रहा है? मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरा टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर। मनी मल्टीप्लायर हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला करेंसी डिपॉजिट रेशियो, दूसरा रिजर्व रेशियो, और तीसरा है अदर फैक्टर्स। ठीक है, रुको। हाँ, बस इसका डेफिनेशन देख लो। मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन क्या है? ये द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो मनी इन सर्कुलेशन का टोटल स्टॉक होगा अमॉन्ग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद रहे, इस चैप्टर में हर जगह हर डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग करते हैं। फ्लो वेरिएबल होता है जो पीरियड में करते हैं, पीरियड। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, व्हाट रोल डू कमर्शियल बैंक प्ले इन द क्रिएशन ऑफ मनी? जो हम अभी मनी क्रिएशन बताए वो सेम बात है, पर दूसरे तरीके से पूछ रहा है तो ये सब भी लिखना पड़ेगा। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द मनी क्रिएशन, दे जनरेट क्रेडिट थ्रू डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है? डिमांड डिपॉजिट से, जो बार बार हम लोग पैसा निकालते हैं और बार बार पैसा डालते हैं। अभी डिमांड डिपॉजिट पढ़ा है, बिजनेसमैन लोग बार बार लोन लेता है और बैंक के थ्रू ही पेमेंट दे देता है। इट मेक क्रेडिट मोर देन इनिशियल डिपॉजिट। अजम्पशन याद रहे, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। सारे कमर्शियल बैंक, मैम, हाँ, तो ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं मनी क्रिएशन, पर वो कम मार्क्स में आए तो इतना अजम्पशन ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बट अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फुल लिखना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें अजम्पशन लिखे कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, या एक ही लर्न करके जाओ, वहां थोड़ा कम एक्सप्लेन करना। सारे बैंक को एक यूनिट समझो, जैसा कि वो क्वेश्चन भी की थी कि ये बैंक वाला, ये बैंक से हम लोन लिए और पे ऑफ कर रहे हैं दूसरे बैंक में, तो मैम गड़बड़ हो जाएगा ना। हम वहां पे बोले यहाँ कमर्शियल बैंक का बात हो रहा है, इंडिविजुअल बैंक का नहीं। तो सारे बैंक को एक ही समझो, ऑल ट्रांजैक्शन बैंक, सारा ट्रांजैक्शन बैंक से होगा, और बाकी पूरा बात सेम है, नथिंग न्यू। उसके बाद बोल रहा है लिमिटेशंस ऑफ फिशर्स थ्योरी। फिशर का अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े MV इक्वल टू PT, उसमें वो क्या गलत लिखा है? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिज्म। इसमें क्या है? इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि M और V, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो बोला है कि एक ही नोट बार बार क्रिएट होता है, तो MV इक्वल टू PT, ये जो यहाँ पे दिया है, मतलब ये जो यहाँ पे थ्योरी दिया है MV इक्वल टू PT, ये ऐसा हर वक्त देखो, हम जो सेम कर दिए ना, मतलब 500 अगर मनी इन सर्कुलेशन है और वो 4 टाइम्स वेलोसिटी है,
तो 2000 का मनी सप्लाई आएगा, और मेरे को 500 का कैडबरी खरीदना है, 4 पीस खरीदना है, तो हम 2000 रुपया का डिमांड करेंगे। ये और ये हमेशा सेम रहेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। हो सकता है मनी इन सर्कुलेशन है 500, वो 4 बार वेलोसिटी हुआ और 2000 आया मनी सप्लाई, ये m इंटू वी हुआ। अब पीटी ऐसा है कि हमको 300 का कैडबरी खरीदना है 5 बार, तो 1500 का डिमांड हम करेंगे। जितना मनी सप्लाई होगा हम उतना ही डिमांड करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो इक्वेशन बनाया है ये मैथमेटिकली प्रूफ हो सकता है, बट इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई होगा हमको भी उतना ही सामान खरीदेंगे, हम भी वही सामान खरीदेंगे उतने रुपए का, ऐसा दो बात में कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्राइस लेवल इज रॉन्गली अज्यूम टू बी पैसिव फैक्टर। पैसिव और एक्टिव क्या होता है? एक्टिव स्मोकर किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली वही सिगरेट पी रहा है, और पैसिव स्मोकर होता है जो दूसरे स्मोक कर रहे हैं, हम उसका सिर्फ स्मोक ले रहे हैं, तो हम भी पैसिव स्मोकर बन गए। मतलब मेरे बॉडी में भी स्मोक का मात्रा मिलेगा क्योंकि हम उसको इनटेक कर लिए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसको कहते हैं पैसिव स्मोकर। यहाँ प्राइस लेवल को बोल रहा है ये पैसिव फैक्टर है, मतलब प्राइस लेवल इज नॉट अ पैसिव फैक्टर एज अज्यूम्ड बाय फिशर, इट इज एन एक्टिव फैक्टर। It affects increase of volume of transaction because rising price gives profit to business expansion. Actually हम लोग इतने डिटेल में नहीं पढ़े, फिशर कहता है कि P का मतलब प्राइस का कोई रोल नहीं है, ये पूरे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फिशर के थ्योरी में प्राइस डिसाइड करने के ऊपर कोई फोकस नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा। ये क्या किया है, सिर्फ मनी इन सर्कुलेशन को चेंज करता है और टी को चेंज करता है, मतलब एम वी इज इक्वल टू पी टी बोलता है कि पी इज कांस्टेंट। मान लो पी चेंज नहीं होगा, ये ऐसा अज्यूम किया है कि पी चेंज नहीं होगा। ये तो एक फेक कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ही चेंज नहीं होगा, प्राइस तो इंक्रीज डिक्रीज होता ही है, पर ये अपना अजम्पशन रखा है कि प्राइस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि प्राइस एक एक्टिव फैक्टर है, प्राइस चेंज होता है तो बहुत सारा डिसीजन चेंज होता है, तो इसलिए हाँ, तो प्राइस एक्टिव फैक्टर ये नहीं बोल रहा है, ऐसे रियल लाइफ में है, यही क्रिटिसिज्म दे रहा है कि प्राइस अगर एक्टिव फैक्टर होता तो प्राइस इंडिविजुअली खुद भी चेंज होता, पर ये बोला है, फिशर बोला है कि जब मनी सप्लाई चेंज होता है सिर्फ तभी प्राइस चेंज होता है, बट ऐसा नहीं है, प्राइस इंडिविजुअल खुद भी चेंज होता है, प्राइस एक्टिव फैक्टर है, पैसिव नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मे नॉट बी कांस्टेंट फैक्टर, ये बोला है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब ये कहता है वेलोसिटी और प्राइस कांस्टेंट होता है, जो चेंज होता है मनी सप्लाई मतलब मनी इन सर्कुलेशन, और हम लोग कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये सब चेंज होता है पर ये दोनों की वजह से, ये चेंज होता है तो ये चेंज होता है, ये लोग खुद कभी चेंज नहीं होता है, इसके हिसाब से, फिशर के हिसाब से प्राइस और वेलोसिटी खुद कभी चेंज नहीं होता है, ये सब खुद में कांस्टेंट है। तो ये भी एक बेकार बात है, वेलोसिटी का मतलब है कितनी बार वो पैसा रोटेट होगा, तो वो पैसा 4 ही बार रोटेट होगा, ऐसा कहाँ लिखा है, 5 बार क्यों रोटेट नहीं हो सकता। जैसे मेरा जो ये एग्जाम्पल था, हम इसमें 4 बार पैसा रोटेट किए थे, 5 बार क्यों नहीं हो सकता। राशन शॉप वाला फिर इससे अपना बच्चा का स्कूल फीस भर देगा 500, फिफ्थ टाइम ये 500 घूमेगा, तो ये पैसा तो कितनी बार भी घूम सकता है, ये कहाँ लिखा गया है कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी एक ये बेकार अजम्पशन किया था कि वी मे वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तभी तो वी बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस लगाओ, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे वी उतनी बार बढ़ेगा। एंड प्राइस लेवल,
V is also affected by actual and expected change in money supply. अगर मनी सप्लाई चेंज होगा तो भी V चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब कंट्री में ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो हो सकता है हम ज्यादा बार पैसा खर्च करने लगे, मतलब जो आदमी सेव करता था वो भी सेव नहीं कर रहा है, वो भी उससे ट्रांजैक्शन कर ले रहा है, क्योंकि वो उसको लग रहा है बहुत पैसा है मेरे पास। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। assumption of full employment is unrealistic. ये तो हर थ्योरी में दे देता है कि मान लो कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, पर हम ये क्यों मान ले कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है? फुल एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। तो ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कभी नहीं हो सकता। कीन्स रेज्ड ऑब्जेक्शन, इस पे कीन बोला था कि the assumption of full employment is rarely possible in modern society. When there are unemployment, then changes in quantity of money may not affect price. फिर है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हैज अ टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी, मतलब स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम बार बार बोल रहे हैं कि मनी का कैलकुलेशन हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में कर सकते हैं, पूरे साल का बैठ के अभी नहीं निकाल सकते। अब ये निकाल सकते हैं कि अभी कितना है, बट वेलोसिटी रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पर वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं पूरे साल में कितनी बार वो पैसा घूमा, अभी के अभी कितनी बार पैसा घूमा, ये कोई कैलकुलेट कैसे करेगा? ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम तो देना होगा पैसा घूमने के लिए। तो मतलब ये स्टॉक ऑफ मनी स्टॉक ऑफ मनी मतलब मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो हम आज के डेट का निकालेंगे, पर वेलोसिटी पीरियड का निकलता है। पर इस इक्वेशन में दोनों को, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व द इनकंसिस्टेंसी ऑफ मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रुपीज से रुपीज ही मल्टीप्लाई होता है, एप्पल से एप्पल को ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, मतलब यूनिट सेम रहना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे एप्पल और मैंगो प्लस नहीं हो सकता, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है। 1 एप्पल और 2 मैंगो इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल? तो हम लोग 3 एप्पल नहीं बोलेंगे, 1 एप्पल ही बोलेंगे। मतलब x प्लस वाई होता है, एक्स वाई नहीं बनता है। तो वैसे ही अगर कोई दो चीज का यूनिट अलग है, एक पॉइंट ऑफ टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए m और v इनटू हो ही नहीं सकता। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोग जो पढ़े क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, वो रॉन्ग है। फिशर्स अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज वन साइडेड। ये पूरा बात सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है डिमांड फॉर मनी बोलकर, पर सप्लाई कहाँ गया? कोई भी थ्योरी में डिमांड सप्लाई दोनों होना चाहिए। हम लोग छोटे से मतलब 11 से पढ़ते आए हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों होगा तभी कोई डिसीजन होगा। ये सिर्फ डिमांड के बेसिस पे अपना डिसीजन दे दिया है। तो इट कंसिडर मनी सप्लाई ओनली एंड अज्यूम द डिमांड फॉर मनी टू बी कांस्टेंट। ये बोला कि मनी सप्लाई सिर्फ हम लोग बढ़ाते हैं, डिमांड फॉर मनी तब बढ़ता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई थ्योरी नहीं दिया है। कीन्स का जो थ्योरी है, कीन्स का थ्योरी में ये अपना थ्योरी का नाम दिया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, मतलब आगे केनेशियन है, केनेशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये पूरा निकाला है। ये किसके ऊपर थ्योरी है? ये हम लोगों का इंटरेस्ट के ऊपर थ्योरी है, मतलब कंप्लीट करे तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका कंप्लीट नाम है, केनेशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये ट्रेडिशनल थ्योरी को रॉन्ग बोलते हुए अपना मॉडर्न थ्योरी निकाले थे। जो फिशर थे वो पुराने थे और कीन्स जो थे वो न्यू थे। दोनों का ही कॉन्सेप्ट मनी को लेकर ही है, बट ये दूसरे एंगल से वहां तक पहुंचे हैं और फिशर दूसरे एंगल से पहुंचा था। फिशर फोकस किया था मनी सर्कुलेशन में, वेलोसिटी में, प्राइस में, ट्रांजैक्शन में। ये ऐसा कोई भी चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही फिशर के थ्योरी को क्रिटिसाइज किए थे, तो ये उसको तो सपोर्ट करेंगे नहीं और उसका कुछ भी चीज लेंगे नहीं। ये बोलते हैं कि जब हम लोग, मतलब हम लोग जब
एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट और एक वर्ड है सेविंग। इसको इन्वेस्टमेंट सेविंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। तो क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंपल भाषा में लोन लेकर बिजनेस का कोई काम करना। ठीक है, मतलब हम लोन लिए बैंक से और प्लांट खरीद रहे हैं, बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, वो वाला इन्वेस्टमेंट है ये। इन्वेस्टमेंट ये एसेट वाला नहीं है कि हम लोग के पास ज्यादा पैसा था, हम लोग उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। ये वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एसेट नहीं है। ये एसेट बना रहे हैं, मतलब बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी खरीद तो रहे हैं, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, पर लोन लेकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एसेट खरीदेंगे वो लोन लेकर करेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, मतलब ये हम लोग का स्पेंडिंग है, ये वाला इंटरेस्ट हम लोग का खर्चा है। और अगर हम लोग बैंक के पास जाके पैसा रखते हैं, मतलब डिपॉजिट करते हैं, तो हम लोग को तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात आता है, पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग अर्न करते हैं। तो दो चीज पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, स्पेंडिंग और अर्निंग। ये इन्वेस्टमेंट है, हम लोग बैंक से लोन लेंगे और फिर बिजनेस के लिए कुछ एसेट खरीदेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहां पे हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं और इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लोन अगर लेंगे तो इंटरेस्ट हम लोग को देना है, तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट आर से डिनोट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो हम लोग लोन कम लेंगे, तो हम लोग का लोन लेना गिर जाएगा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगा। और अगर हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हम लोग का डिपॉजिट भी बढ़ जाएगा, जिससे सेविंग्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट गिरता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हम लोग का सेविंग्स बढ़ता है। हम लोग बैंक में जाके अपना और रुपया रखेंगे और बोलेंगे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पर यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट गिरा देंगे क्योंकि लोन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप किसका स्टैब्लिश किए, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाले लाइन को डिनोट करो इन्वेस्टमेंट और सेविंग से, हॉरिजॉन्टल लाइन किससे डिनोट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, और दूसरा है हमारा इनकम, Y इज फॉर इनकम, I इज फॉर इन्वेस्टमेंट, Y इज फॉर इनकम। तो एक मेरा इन्वेस्टमेंट सेविंग लाइन है, एक मेरा इनकम लाइन है, और ये मेरा इंटरेस्ट का लाइन है। ठीक है, अब सिंपल बात, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा, अगर मेरा इनकम इतना था पहले, मेरा इनकम बढ़ गया, तो इस पे नहीं जा रहे, इसको छोड़ो, अभी अभी सिर्फ इंटरेस्ट को देखो। मेरे साथ क्या होगा, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मतलब पहले इतना था, अब मेरा इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा इनकम इतना था तो ये इतना है, ये लाइन को लेकर डिनोट नहीं कर रहे, इसको कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट, इनकम पहले इतना था, अब इतना हो गया। क्यों इंटरेस्ट बढ़ गया, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम सेव ज्यादा करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरा पैसा भी ज्यादा आएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी रखो। और अगर मेरा इनकम गिरेगा तो मेरा इंटरेस्ट भी गिर जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब दूसरा बात है, तो ये मेरा डिनोट कर रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा सेविंग भी बढ़ेगा और रेट मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब अगर इस तरीके का लाइन है,
ये लाइन मेरा क्या बोल रहा है, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो देखो दूसरे ग्राफ में बता रहे हैं, ऐसे है, अगर मेरा इनकम इतना है, अब मेरा इनकम अगर बढ़ा, ये मेरा सेविंग लाइन है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये मेरा, हम रुको, इस ग्राफ को फ्रेशली समझा रहे हैं, अलग अलग हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग अलग समझा रहे हैं, बट एग्जाम में इसको एक साथ ड्रॉ करना है, अलग अलग ड्रॉ नहीं कर सकते। हम अलग अलग कर दिए। अगर मेरा इनकम अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर मेरा इनकम गिरा, इसका मतलब है, यहाँ पे हम ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा सेविंग भी बढ़ता जाएगा, ये क्लियर है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस, ये क्लियर है, ये मेरा सेविंग लाइन है। अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा सेविंग भी बढ़ेगा, पर अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा इन्वेस्टमेंट गिरेगा। क्यों? हम और इन्वेस्ट क्यों करेंगे? अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो। अच्छा, तुम लोग इसके पहले डिमांड फॉर मनी समझो। डिमांड फॉर मनी में है, हम तीन चीज के लिए डिमांड करते हैं। पैसा का जरूरत मेरे को तीन रीजन से है। प्रेफरेंस फॉर मनी, हम तीन चीजों के लिए मनी प्रेफर करते हैं। हमको पैसा क्यों चाहिए? पहला रीजन है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। हम इसमें बैक आ रहे हैं क्योंकि कुछ अजम्पशन ये सब समझाना होगा। ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है मेरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और थर्ड है मेरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव। मेरे को पैसा तीन रीजन से चाहिए होता है। पहला, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, कुछ भी चीज मेरे को खरीदना है इसलिए हमको पैसा चाहिए होता है। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी, हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हाथ में पैसा रखना चाहते हैं। डिमांड फॉर मनी का मतलब है हम कैश इन हैंड रखना चाहते हैं। हाथ में अगर हम पैसा रखना चाहते हैं तो वो तीन रीजन के लिए रखना चाहते हैं। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव है, दूसरा प्रिकॉशनरी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो हम बैंक से जाके पैसा निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाथ में पैसा रहेगा। दूसरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव, अगर कहीं पे भी मार्केट में मेरे को ज्यादा अर्निंग मिला तो हम तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब शेयर्स। अब यहाँ पे तुम लोग ये नहीं कि हाथ में पैसा रखने का मतलब है कि एकदम रॉ कैश रखे हुए हैं। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट भी आ जाता है, सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट भी आ जाता है, जहां हम जब पैसा चाहे तुरंत अवेलेबल होगा। हर चीज को अगर फिक्स डिपॉजिट मार देंगे, लोग अगर अपने सारे पैसे को फिक्स डिपॉजिट में मार देंगे तो वो मेरे को बिफोर मैच्योरिटी डेट तो निकालने देगा नहीं, और मेरे को अचानक से पैसे का जरूरत पड़ गया तो हम एफडी तुड़वाने वाला फैसिलिटी में तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ के लिए हमको हाथ में पैसा रखना पड़ता है, डिमांड डिपॉजिट रखना पड़ता है, सेविंग बैंक में अपना अकाउंट रखना पड़ता है, इस तीन रीजन से। तो इसको डिमांड फॉर मनी बोलकर भी पूछता है, प्रेफरेंस फॉर मनी भी बोलता है, और मोटिव, मनी का मोटिव भी पूछता है। तो व्हाट आर द मोटिव्स फॉर कीपिंग आइडल कैश?